बच्चों, आज हम पढ़ेंगे क्लास 7 का चैप्टर नंबर 6 रेस्पिरेशन इन ऑर्गेनिज्म। ठीक है, रेस्पिरेशन से हम जानते हैं कि अगर हमको कोई भी ऐसा बोले कि व्हाट डू यू मीन बाय रेस्पिरेशन, ठीक है, रेस्पिरेशन क्या होता है, ठीक है, या किस चीज़ को रेस्पिरेशन बोला जाता है, तो हम जो भी जस्ट लाइक हम सांस लेना या सांस छोड़ना, दैट इज़ द रेस्पिरेशन। ठीक है, बट अभी हम इसको साइंटिफिकली समझेंगे। ठीक है, अभी तक तो हमारे दिमाग में यही था, लेकिन अब साइंटिफिकली समझेंगे कि रेस्पिरेशन होता क्या है। ठीक है, तो फर्स्ट लाइन है, वन डे Bujo was eagerly waiting to meet his grandparents who were coming to the town after a year. He was in the real hurry as he wanted to them at the bus stop. He ran fast and reached the bus stop in a few minutes. He was breathing rapidly. His grandmother asked him why he was breathing so fast. Bujo told her that he came running all the way, but the question got stuck in his mind. He wondered why running makes a person breathe faster. ठीक है, मतलब जो बूजो है वो अपने ग्रैंड पेरेंट्स को लेने के लिए दौड़ के और जाता है, उनको रिसीव करने के लिए हरी में होता है। बट उसको ये समझ में नहीं आ रहा था कि भाई वो जो इतना दौड़ता है, तो ये जो ब्रीथिंग है, ठीक है, जो सांस लेना है, वो इतना फास्ट क्यों हो जाता है। ठीक है, क्यों इतना वो क्या कर रहा है कि फास्ट वो ब्रीथ कर रहा है। ठीक है, फिर है द आंसर टू बूजोस क्वेश्चन लाइज इन अंडरस्टैंडिंग वाई वी ब्रीथ। ठीक है, इसका जो आंसर है कि क्यों इतना उसका रेस्पिरेशन फास्ट हो गया, वो हमें रेस्पिरेशन समझेंगे तब हमें पता चलेगा। अभी ये ब्रीथिंग इज द पार्ट ऑफ द रेस्पिरेशन। ब्रीथिंग जो है वो हमारे रेस्पिरेशन का ही एक पार्ट है। ठीक है, ब्रीथिंग दैट इज सांस लेना। ठीक है, लेट अस लर्न मोर अबाउट द रेस्पिरेशन। अभी हम रेस्पिरेशन के बारे में ज़्यादा पढ़ते हैं, यहाँ से हमारा चैप्टर का मेन पार्ट स्टार्ट होता है। सेकेंड है वाई डू वी रिस्पायर, तो हमें रेस्पिरेशन की ज़रूरत ही क्यों पड़ती है। तो इन चैप्टर 2 यू लर्न दैट ऑल ऑर्गेनिज्म आर मेड अप ऑफ स्मॉल माइक्रोस्कोपिक यूनिट्स कॉल दी सेल्स। ठीक है, हम सारे जो ऑर्गेनिज्म हैं वो छोटे छोटे सेल से बने हुए हैं। ठीक है, वो बहुत माइक्रोस्कोपिक है, वो हमको दिखाई नहीं देते, नेकेड आई से हम नहीं देख सकते। A cell is the smallest structural and the functional unit of the organism. अभी सेल को स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट क्यों बोला गया है, तो देखो स्ट्रक्चरल मतलब कि हमारा पूरा जो स्ट्रक्चर है वो भी सेल से बना हुआ है, और सारे जो फंक्शन है वो भी क्या होते हैं, सेल वाइज ही होते हैं। एक ही सेल मिलके पूरा टिश्यू बनाता है, टिश्यू मिलके क्या बनाते हैं, ऑर्गन्स बनाते हैं, और हमारे सारे फंक्शंस बॉडी में होते हैं। अभी है ईच सेल of an organism performs a certain function such as a nutrition, transportation, excretion and reproduction. मतलब हमारे बॉडी के अंदर अलग अलग सेल है जो अलग अलग काम करते हैं। ठीक है, कोई सेल न्यूट्रिशन का काम करेगा, कोई ट्रांसपोर्ट का, कोई एक्सक्रिएशन का, कोई रिप्रोडक्शन का। ठीक है, हमारे बॉडी में अलग अलग सिस्टम भी है इन सब के लिए। टू परफॉर्म दिस फंक्शन, ये सारे फंक्शन परफॉर्म करने के लिए सेल को क्या चाहिए, एनर्जी चाहिए। ठीक है, इवन व्हेन वी आर ईटिंग, स्लीपिंग और रीडिंग और भी इंक्वायरिंग। ठीक है, तो अभी आप ये वीडियो देख रहे हो या फिर मैं पढ़ा रही हूँ, तो ठीक है, तो इसके लिए भी क्या चाहिए, एनर्जी तो हमारे बॉडी में चाहिए। ठीक है, अगर एनर्जी नहीं होगा तो हम ये नहीं कर पाएंगे। बट वेयर डज दिस एनर्जी कम फ्रॉम, तो ये एनर्जी कहाँ से आता है, तो कैन यू से वाई योर पेरेंट्स इंसिस्ट दैट यू शुड ईट रेगुलरली। ठीक है, हमारे पेरेंट्स बोलते हैं कि अच्छा खाना खाया करो, रेगुलरली खाया करो। द फूड हैज़ द स्टोर्ड एनर्जी। ठीक है, हम सुबह को खाते हैं, फिर रात तक शाम तक चलता है, फिर रात को खाते हैं तो सुबह तक चलता है। तो उसके अंदर क्या होती है, एक स्टोर्ड एनर्जी होती है विच इज़ रिलीज ड्यूरिंग द रेस्पिरेशन। और वो एनर्जी कैसे रिलीज होती है, जैसे जैसे हम रेस्पिरेशन करते हैं वैसे वैसे एनर्जी रिलीज होती जाती है। फिर है देयरफॉर ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म रिस्पायर टू गेट एनर्जी फ्रॉम द फूड, इसीलिए सारे लिविंग ऑर्गेनिज्म को क्या चाहिए होता है, एनर्जी चाहिए होता है। ड्यूरिंग ब्रीथिंग वी ब्रीथ इन एयर। ठीक है, ब्रीथिंग के टाइम पे हम लोग एयर ब्रीथ करते हैं। यू नो दैट एयर कंटेन्स द ऑक्सीजन। ठीक है, एयर के अंदर क्या होता है, ऑक्सीजन होता है। वी ब्रीथ आउट एयर विच इज रिच इन कार्बन डाइऑक्साइड, और हम ऐसी एयर ब्रीथ करते हैं जिसमें रिच इन कार्बन डाइऑक्साइड, मतलब कि कार्बन डाइऑक्साइड होता है बट ज़्यादा मात्रा में कार्बन डाइऑक्साइड होता है, बाकी सारे गैसेस भी होते हैं। ठीक है, अभी ऐसा तो नहीं होगा कि हमारा नोज ऐसे डिटेक्ट कर लेगा कि ये कार्बन डाइऑक्साइड वाला ही है, ये ऑक्सीजन वाला ही है, एयर है। बट हम ऐसा बोलते हैं कि हम एयर तो लेते ही है, बट वो उसमें ऑक्सीजन ज़्यादा होता है, और जब हम ब्रीथ आउट करते हैं तो एयर रिलीज करते ही है, लेकिन उसमें कार्बन डाइऑक्साइड का जो प्रपोर्शन है दैट वन इज बिगर। ठीक है, फिर द एयर वी ब्रीथ इन इट इज ट्रांसपोर्टेड टू ऑल द पार्ट्स ऑफ द बॉडी एंड अल्टीमेटली टू ईच सेल। ठीक है, हम जो भी ब्रीथ करते हैं वो ट्रांसपोर्ट होती है पूरे पार्ट्स ऑफ बॉडी में और अल्टीमेटली हर एक सेल। इन द सेल्स ऑक्सीजन इन द एयर हेल्प्स इन द ब्रेकडाउन ऑफ द फूड। ठीक है, इन द सेल्स में ऑक्सीजन जो है वो क्या करता है, हमें हेल्प करता है फूड को ब्रेक डाउन करने में। द प्रोसेस ऑफ ब्रेक डाउन ऑफ द फूड इन द सेल विद द रिलीज ऑफ एनर्जी इज कॉल्ड द सेलुलर रेस्पिरेशन। ठीक है, तो यहाँ से हमारा फर्स्ट डिफाइन है, ये हमें याद रखना है, दैट द process of the breakdown of the fuel with the release of the energy is called the cellular respiration. ठीक है, जो
प्रोसेस है फूड को ब्रेक डाउन करने के लिए, ठीक है, जिसमें से एनर्जी रिलीज होता है, ऐसा जो रेस्पिरेशन है उसको हम क्या बोलते हैं, सेलुलर रेस्पिरेशन, ठीक है। सेलुलर रेस्पिरेशन टेक प्लेस इन द सेल्स ऑफ ऑल ऑर्गेनिज्म। ये सेलुलर रेस्पिरेशन कहाँ पे होता है, तो सेलुलर रेस्पिरेशन हर एक सेल्स में होता है। In the cells, the food or the glucose is broken down into the carbon dioxide and water using the oxygen. जो सेल में जो फूड ब्रेक डाउन होता है तो वो किस में कन्वर्ट हो जाता है, कार्बन डाइऑक्साइड में, वाटर में और ऑक्सीजन में। व्हेन ब्रेक डाउन यूजिंग ऑक्सीजन यूज करके वो कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर और एनर्जी में कन्वर्ट हो जाता है। When breakdown of the glucose occurs with the use of the oxygen, जब breakdown of the glucose है वो अगर ऑक्सीजन की हेल्प से हो रहा है तो ऐसा रेस्पिरेशन को हम क्या बोलते हैं, एरोबिक रेस्पिरेशन। तो वी गेट द अनदर डिफाइन ऑफ एरोबिक रेस्पिरेशन, दैट we just underline breakdown of the food breakdown of the glucose occurs with the use of the oxygen. It is called the aerobic respiration. Food can also be broken down without using the oxygen. This is called the anaerobic respiration. ठीक है, हमें डिफरेंस बिटवीन भी पूछा जाता है एरोबिक एनारोबिक का, और दोनों का डिफाइन भी पूछा जाता है। तो एरोबिक रेस्पिरेशन में हम क्या लिखेंगे, तो व्हेन द ब्रेकडाउन ऑफ ग्लूकोज अकर्स विद द यूज ऑफ द ऑक्सीजन, या तो फिर द रेस्पिरेशन व्हिच अकर्स इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, दैट इज नोन एज द एरोबिक रेस्पिरेशन, and the breakdown without using the oxygen, or we can say the respiration which is done in the absence of oxygen, that is known as the anaerobic respiration. अभी ये हमें एक इक्वेशन दे रखा है कि जब फूड का ब्रेकडाउन होता है तब क्या होता है। तो ऐसा लिखा है कि ग्लूकोज ऑक्सीजन की प्रेजेंस में, कार्बन डाइऑक्साइड में, वाटर में और एनर्जी में कन्वर्ट हो जाता है। You should know that there are some organisms such as the yeast that can survive in the absence of air. ठीक है, तो अभी ये एरोबिक और एनारोबिक से हमें डिफाइन तो मिल गया। अगर हमें डिफरेंस बिटवीन पूछ रहे हैं तो कुछ हमें पॉइंट्स और भी लिखने पड़ेंगे, ठीक है। तो अभी हम आगे पॉइंट्स पढ़ रहे हैं कि एरोबिक और एनारोबिक में और क्या क्या होता है। तो हमें ये लिखा है कि यीस्ट जो है दैट कैन सर्वाइव इन द एब्सेंस ऑफ एयर, ठीक है, वो हमेशा कैसे सर्वाइव करता है, एब्सेंस ऑफ एयर में। तो दे आर कॉल्ड द एनारोब्स। तो ये एनारोब्स की डिफाइन भी हम याद रखेंगे, क्या लिखेंगे, द ऑर्गेनिजम्स व्हिच कैन सर्वाइव। ये यीस्ट नहीं लिखेंगे, यीस्ट उसका एग्जांपल हो जाएगा, हम यहाँ पे ऐसा लिखेंगे द ऑर्गेनिजम्स। क्या लिखेंगे यहाँ पे, द ऑर्गेनिजम्स ठीक है, यहाँ पे हम लिखेंगे द ऑर्गेनिजम्स, ठीक है। खाली यीस्ट को कट करके हम लिखेंगे द ऑर्गेनिज्म दैट कैन सर्वाइव इन द एब्सेंस ऑफ द एयर, दे आर कॉल्ड द एनारोब्स। दे गेट एनर्जी थ्रू द एनारोबिक रेस्पिरेशन। उनकी जो एनर्जी है वो कहाँ से आती है, एनारोबिक रेस्पिरेशन। इन द एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन ग्लूकोज ब्रेक डाउन इनटू द अल्कोहल, ठीक है। अगर जब प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन था तो ग्लूकोज किस में कन्वर्ट हो जाता है, कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर और एनर्जी में। जब एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन है तो ग्लूकोज किस में कन्वर्ट हो जाता है, अल्कोहल, कार्बन डाइऑक्साइड और एनर्जी में। एनर्जी इसमें रिलीज तो होती है लेकिन जितनी एनर्जी प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन में होती है उससे कम एनर्जी रिलीज होती है, ठीक है। कार्बन डाइऑक्साइड और एनर्जी दोनों में सेम है, इसमें वाटर रिलीज होता है और इसमें एक्स्ट्रा क्या रिलीज होता है, अल्कोहल। तो एनारोबिक और एरोबिक रेस्पिरेशन अगर हमें पूछा गया है तो हम दो पॉइंट्स तो लिख ही सकते हैं। द रेस्पिरेशन व्हिच अकर्स इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन इज कॉल्ड द एरोबिक, द रेस्पिरेशन व्हिच अकर्स इन द एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन दैट इज एनारोबिक। फिर इन दोनों का हम ये वर्ड इक्वेशन लिख सकते हैं कि ग्लूकोज अगर एब्सेंस ऑफ प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन में कन्वर्ट होता है तो कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर और एनर्जी में, और इसमें ग्लूकोज जो है वो इन द एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन कन्वर्ट होता है तो अल्कोहल, कार्बन डाइऑक्साइड और एनर्जी में कन्वर्ट होता है, ठीक है। अभी है yeast are the single cell organisms, they respire anaerobically and during the process yield the alcohol, ठीक है। yeast जो है हमने पहले ही बताया वो सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म है, वो एनारोबिकली रिस्पायर करते हैं। तो हम एग्जांपल्स भी लिख सकते हैं कि एनारोब्स का एग्जांपल क्या होता है, yeast होता है, और एरोबिक का एग्जांपल क्या होता है, ह्यूमन बींग्स। दे आर देयरफॉर यूज्ड टू मेक द वाइन एंड बियर, ठीक है। जो भी एनारोबिकली रेस्पायर करता है तो इसलिए यीस्ट को किस में यूज होता है, वाइन और बियर में। तो यहाँ पे भी हम एक अंडरलाइन कर लेंगे कि जो ऐसा हमको पूछेंगे कि डैश ऑर्गेनिजम्स आर यूज्ड टू मेक द वाइन एंड बियर, तो हम क्या याद रखेंगे, दैट यीस्ट, ठीक है। फिर अवर मसल सेल्स कैन ऑल्सो रिस्पायर एनारोबिकली। हमारे मसल सेल्स में भी कभी कभी एनारोबिक रेस्पिरेशन होता है, बट ओनली फॉर द शॉर्ट टाइम, थोड़े टाइम के लिए। व्हेन देयर इज अ टेम्पररी डेफिशिएंसी ऑफ ऑक्सीजन, जब ऑक्सीजन क्या हो, जितना चाहिए उतना हमें नहीं मिल रहा हो,
ड्यूरिंग द हैवी एक्सरसाइज, जब हम बहुत सारी एक्सरसाइज कर लें, फास्ट रनिंग कर लें, साइकिलिंग कर लें, वॉकिंग कर लें, मैनी आवर्स ऑफ हैवी वेट लिफ्टिंग कर लें, द डिमांड फॉर एनर्जी इज हाई। ठीक है, हमारे जो बॉडी का जो डिमांड है एनर्जी का वो बहुत ज़्यादा हो जाता है। बट द सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन टू प्रोड्यूस द एनर्जी इज लिमिटेड, लेकिन जो ऑक्सीजन का सप्लाई है वो तो उतना ही रहता है। देन एनारोबिक रेस्पिरेशन टेक प्लेस इन द मसल सेल्स टू फुलफिल द डिमांड ऑफ एनर्जी। ठीक है, इसको हम ऐसा भी समझ सकते हैं कि जब वो फर्स्ट जैसे एक्सरसाइज स्टार्ट करें या तो फिर स्कूल में कोई पीटी का पीरियड होता है तो हमें अगर बहुत सारी एक्सरसाइज करवा देती है तो हमें मसल्स में पेन होने लगता है ना, हमारे पैरों में हाथों में दर्द होने लगता है। तो उस टाइम पे क्या होता है कि हमारी जितनी ऑक्सीजन की नीड है वो हमारी बॉडी को नहीं मिल पाता है। ठीक है, तो हमारा बॉडी क्या करता है, एनारोबिक, कुछ मसल्स में एनारोबिक रेस्पिरेशन होता है और उसको पूरा ऑक्सीजन ना मिलने की वजह से जो ग्लूकोज है वो लैक्टिक एसिड और एनर्जी में कन्वर्ट हो जाता है। ठीक है, तो ये हमारा जो वर्ड इक्वेशन है दैट इज फॉर द एनारोबिक रेस्पिरेशन बट इन द ह्यूमन बॉडी। ठीक है, ह्यूमन बॉडी में ये होता है। फिर है हैव यू वंडर्ड व्हाई यू गेट द मसल क्रैम्प आफ्टर हैवी एक्सरसाइज। ठीक है, तो ये हमारा गिव रीजन भी हो जाएगा कि व्हाई यू गेट द मसल्स क्रैम्प आफ्टर द हैवी एक्सरसाइज। तो लिखेंगे द क्रैम्प्स अकर्स व्हेन द मसल सेल्स रिस्पायर एनारोबिकली। ये जो क्रैम्प्स कब होते हैं, जब मसल सेल्स में एनारोबिकली रेस्पिरेशन होता है। द पार्शियल ब्रेकडाउन ऑफ द ग्लूकोज प्रोड्यूस द लैक्टिक एसिड। अगर ग्लूकोज का ब्रेकडाउन अच्छी तरह से नहीं होता, पार्शियली होता है, ठीक है, ठीक से नहीं होता, ऑक्सीजन के प्रेजेंस में नहीं होता है, तो ग्लूकोज किस में कन्वर्ट हो जाता है, लैक्टिक एसिड में। ठीक है, तो वह यहाँ पे भी एक 1 मार्कर क्वेश्चन ये लोग पूछ सकते हैं कि द पार्शियल ब्रेकडाउन ऑफ द ग्लूकोज, पार्शियल ब्रेकडाउन ऑफ द ग्लूकोज इंक्रीज द डैश, तो फिर प्रोड्यूस डैश टू लैक्टिक एसिड। द एक्यूमुलेशन ऑफ लैक्टिक एसिड कॉजेज द मसल्स क्रैम्प। ठीक है, ये जो लैक्टिक एसिड जो जमा हो जाता है उसी से क्या होते हैं, क्रैम्प्स। तो ये जो गिव रीजन है वो हम यहाँ से लेकर यहाँ तक पूरा लिख सकते हैं। वी गेट रिलीफ फ्रॉम द क्रैम्प्स आफ्टर हॉट वाटर बाथ और द मसाज। ठीक है, ये जो रिलीफ है वो हम कहाँ से ले सकते हैं, क्रैम्प्स में से हॉट वाटर बाथ लेके या मसाज लेके ले सकते हैं। कैन यू गेस व्हाई इट इज सो, क्यों ऐसा होता है? तो हॉट वाटर बाथ और द मसाज इम्प्रूव द सर्कुलेशन ऑफ द ब्लड। जब हम नहाते हैं गर्म पानी से या मसाज लेते हैं तो हमारा ब्लड सर्कुलेशन वहाँ पे इंक्रीज हो जाता है। उसकी वजह से द सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन टू द मसल सेल इंक्रीज, जो जो ऑक्सीजन नहीं मिला था वो अभी ऑक्सीजन क्या हो जाता है, इंक्रीज हो जाता है। द इंक्रीज इन द सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन रिजल्ट इन द कंप्लीट ब्रेकडाउन ऑफ द लैक्टिक एसिड इनटू द कार्बन डाइऑक्साइड एंड द वाटर। मतलब जो लैक्टिक एसिड जमा हो रखा है ना वो पूरा किस में कन्वर्ट हो जाता है, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर में कन्वर्ट हो जाता है। और वी कैन, जो लैक्टिक एसिड जमा हो गया था वो निकल गया, तो हमें क्या होता है, क्रैम्प्स में से थोड़ा सा रिलीफ मिलता है। आई थिंक मैंने तुम्हारा ये कॉन्सेप्ट क्लियर किया है। आगे मैं अरबिक और एनारोबिक रेस्पिरेशन का डिफरेंस बिटवीन भी तुम्हें एक स्क्रीन में दे दूंगी। ठीक है, तो आई थिंक this is the best part I can explain this one, and keep on this channel for the next part. Thank you so much.